चुनाव आयोग में आने से पहले इस देश में होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गुंडागर्दी होती थी। वो रामपुर में हुई इस बार, और उस समय गुंडे करते थे, यहाँ पुलिस ने की। आप सबने वीडियो देखे होंगे कि पुलिस नुक्कड़ नुक्कड़ पे पुलिस खड़ी थी और लाठियां बरसा रही थी और लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। इसकी तो चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लोकतंत्र की चिंता है तो ये जांच करानी चाहिए कि एक तरफ के बूथों पर 70% वोट हुआ, 75%, 78% तक, और दूसरी तरफ 11%, 12%, 15%। तो इसका क्या कारण रहा? जबकि पिछले चुनाव में उन बूथों पर 80% वोट था, इस चुनाव में 12% तक आ गया। तो इसकी वजह क्या थी? इस वजह को अगर ढूंढ लेंगे तो बीजेपी की असलियत सामने आ जाएगी। ऐसा उत्तर प्रदेश की सियासत में दो पार्टियां अहम भूमिका निभाती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव सच को बताते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ उन सवालों को सुनने के बाद टकरा जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आज हमारे साथ खास मेहमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी नजदीक हैं। निकाय चुनाव हालांकि टाल भी दिए गए थे। विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को भी रखते हैं। उन मुद्दों का जवाब शायद योगी आदित्यनाथ नहीं भी दे पाते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव लगातार उनका ग्राफ क्यों गिरता चला जा रहा है? आपकी पार्टी लगातार देखा जाए तो उनका ग्राफ नीचे क्यों होता चला जा रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ग्राफ गिरा नहीं है, बढ़ा है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें आई थी विधानसभा में और 21% वोट आया था। इस बार हमारी 125 सीटें आई और 37% वोट आया, तो ग्राफ बढ़ा है लगातार। लेकिन लगातार देखा जाए तो मैनपुरी, खतौली और रामपुर के जो चुनाव हुए थे, रामपुर आप हार जाते हैं, आपका गढ़ कहा जाता है। रामपुर में हारना कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि निकाय चुनाव भी हार सकते हैं आप? नहीं, रामपुर में तो जो TN सेशन के चुनाव आयोग में आने से पहले इस देश में होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गुंडागर्दी होती थी। वो रामपुर में हुई इस बार, और उस समय गुंडे करते थे, यहाँ पुलिस ने की। आप सबने वीडियो देखे होंगे कि पुलिस नुक्कड़ नुक्कड़ पे पुलिस खड़ी थी और लाठियां बरसा रही थी और लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। इसकी तो चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लोकतंत्र की चिंता है तो ये जांच करानी चाहिए कि एक तरफ के बूथों पर 70% वोट हुआ, 75%, 78% तक, और दूसरी तरफ 11%, 12%, 15%। तो इसका क्या कारण रहा? जबकि पिछले चुनाव में उन बूथों पर 80% वोट था, इस चुनाव में 12% तक आ गया। तो इसकी वजह क्या थी? इस वजह को अगर ढूंढ लेंगे तो बीजेपी की असलियत सामने आ जाएगी। ऐसा था कि जब बुआ और बहुआ की जोड़ी सामने आती थी, तमाम विपक्ष की पार्टियां अखिलेश यादव के साथ खड़ी होती थी। लेकिन आज ऐसा क्या है कि मायावती भी कह रही हैं कि अखिलेश का साथ नहीं देंगे? ये राजनीति में चलता रहता है, समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं। पार्टियों का कोई पार्टी आज इनके साथ है, कल उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी कितनी पार्टियां छोड़ के गई हैं, कांग्रेस के साथ कितनी पार्टियों ने छोड़ा, कुछ नई पार्टी आ जाती हैं। तो ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया, ये कोई विशेष बात नहीं। चुनाव के पहले आपकी तैयारियां क्या है? क्या लगता है आपको कि इस बार आपके कितने मेयर बन सकते हैं, और अखिलेश यादव क्या कुछ स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी का लगभग 6 महीने सदस्यता अभियान चला, फिर समाजवादी पार्टी का प्रांतीय अधिवेशन हुआ, फिर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, फिर समाजवादी पार्टी का संगठन का गठन किया जा रहा है, नए जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अभी 16, 17, 18 को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कलकत्ता में है। तो ये सब कवायद चुनाव को लेकर चल रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रही है। देखा गया कि समाजवादी पार्टी EVM पर सवाल खड़ा कर देती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जब आप जीत जाते हैं तो आपको EVM भूल जाते हैं आप, और जब आप हार जाते हो तो EVM पर सवाल खड़े कर देते हैं कि EVM में धांधलीबाजी होती है। रामपुर में ये हुआ, मैनपुरी में ये हुआ। तो क्या EVM पर सवाल खड़े करना ठीक है क्या सर? EVM में कई जो चीज़ें आती हैं सामने, घटनाक्रम आते हैं, उनसे सवाल खड़े होते हैं। हम अपनी ओर से खड़े नहीं कर रहे। कई बार ट्रायल में ये देखने को मिलता है कि कोई सा बटन दबाओ, कमल के फूल पर लाइट जलती है। कई बार EVM गाड़ियों में पकड़ी जाती हैं कि एक गाड़ी में बिना किसी सुरक्षा के 10 EVM ले जाई जा रही थी। कई बार EVM गायब हो जाती हैं, कई बार ख़राब हो जाती हैं,
कहीं धीमी कर दी जाती हैं, मतदान धीमा कर दिया जाता है, जहाँ बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे होते हैं वहाँ। तो ये सवाल ईवीएम पे हैं और हम अकेले नहीं उठा रहे, देश में बहुत लोग उठा रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है। बता दें कि राजकुमार भाटी जी चर्चाओं में बने रहते हैं क्योंकि प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी की बात रखना इनका अधिकार है और अधिकारों के इस दौर में तमाम सवाल इनसे ले रहे हैं। सवाल इनसे ये भी रहेगा कि अखिलेश यादव क्या राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? चाचा शिवपाल को अपने पास ले आए, तमाम लोगों को अपने पास ले आए, क्या आपको लगता है? हम 20 से ज़्यादा प्रदेशों में भारत में हैं, हमारी उपस्थिति है हमारी पार्टी की, और कम से कम 10 प्रदेशों में हम समय समय पर कहीं 2, कहीं 5, कहीं 12 तक विधायक, हमारे मध्य प्रदेश में 12 विधायक रहे हैं, एक बार राजस्थान में 7 रहे हैं, उत्तराखंड में भी रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं। तो लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, ज़्यादा जोर हमारा उत्तर प्रदेश पर मैं है। आपसे सवाल लेना चाहता हूं क्योंकि लगातार देखा जाए तो अखिलेश यादव ने परिवार को तो एक कर लिया, लेकिन परिवार की बहू अपर्णा यादव आज भी बीजेपी पार्टी में है। उनकी वापसी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या निकाय चुनाव के पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे? क्योंकि बीजेपी पार्टी उनको कोई बड़ा मुद्दा, बड़ा आगे नहीं रख रही, उनको अभी कहीं तक उनको देखा नहीं गया है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में है तो इस बात का ये सबूत है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का आरोप गलत है। समाजवादी पार्टी में तो खुला लोकतंत्र है और देश का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम किसी पार्टी का समर्थन करें, किसी को वोट करें, तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। वापसी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या अपर्णा वापसी करेंगे समाजवादी पार्टी में? नहीं, ये तो अपर्णा ही बता पाएंगे, ये उनकी मर्जी के ऊपर है। जब वो आना चाहें तब सोचा जाएगा कि अंतिम सवाल आपसे लेने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पर देखा जाए तो कपिल सिब्बल के इस मुहिम में शामिल हुए हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि कल का भारत सबका भारत, यानी कि लगातार देखा जाए तो केंद्र की सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आप कपिल सिब्बल के साथ क्यों जुड़े हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपका ये जुड़ना ये संदेश देता है कि आने वाले समय में तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं? देखिए, आज देश में सिविल सोसाइटी को जागरूक करने की, नागरिकों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, नफरत की राजनीति की जा रही है, अफवाहों की राजनीति की जा रही है, झूठ के बल पर सरकार चल रही है। सरकार के प्रतिनिधि देश की राजधानी में खड़े होकर खुलेआम एक वर्ग विशेष के खिलाफ आह्वान करते हैं सार्वजनिक रूप से। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लगातार देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री जीतते चले आए हैं। अभी आपने देखा त्रिपुरा, नागालैंड जीत गए हैं, इसके पहले तमाम राज्यों को जीता, तो उनका ग्राफ तो लगातार ऊंचा हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, जनता मोदी का साथ क्यों दे रही है फिर? नहीं, मैं मोदी को खतरे में नहीं बता रहा, लोकतंत्र को खतरे में बता रहा हूँ। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो जो तिकड़म करके, झूठ के आधार पे, दुरुपयोग करके संस्थाओं का चुनाव जीत जाना कोई बहुत ज़्यादा। सब कुछ कर कौन रहा है सर? ये सब कुछ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा कर देगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो निकाय चुनाव भी नजदीक हैं। अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी कपिल सिब्बल के साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव भी तमाम पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? ये बड़ा सवाल है, लेकिन निकाय चुनाव में क्या कुछ होगा ये वक्त तय करेगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। हमारे साथ कैमरामैन हमारे सुमित सर भी मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।